दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग शर्मा। हर हफ्ते ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जोड़ती हैं दुनिया को भारत से और जिनका पड़ता है असर भारत पर। कार्यक्रम में सबसे पहले पेरिस में पत्रिका के दफ्तर पर चरमपंथी हमला, क्यों है फ्रांस चरमपंथियों के निशाने पर। प्रवासी भारतीय दिवस पर मोदी का आह्वान, संबंध होंगे मजबूत या हवा में रह जाएंगी बातें। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे कोची में कला प्रेमियों का जमघट, पहुंचे नामी कलाकार। स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। फ्रांस में कोई हमला नहीं हुआ है। फ्रेंच पत्रिका शार्ली एब्डो के ताजा अंक में एक जगह यही लिखा गया था। लेकिन बुधवार को जो चरमपंथी हमला हुआ उसे 1961 के बाद से फ्रांस में हुआ सबसे बड़ा हमला माना गया। ऐसा नहीं है कि फ्रांस को हमलों की आशंका नहीं थी, लेकिन इस पैमाने पर हमले के बारे में शायद ही सोचा गया हो। आखिर क्यों है फ्रांस चरमपंथियों के निशाने पर? यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक फ्रांस की राजधानी में हुए हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। फ्रांस में इस तरह के हमले को लेकर अलर्ट था, हालांकि इतने बड़े पैमाने पर नहीं। लेकिन फ्रांस को निशाना क्यों बनाया गया? फ्रांस का रुख कट्टरपंथी मुसलमानों, खासतौर पर चरमपंथियों को लेकर काफी कड़ा रहा है। फ्रांसीसी सरकार ने बुर्का पहनने के मुद्दे पर कड़ा रवैया अपनाया था और इस सब का नतीजा ये रहा कि इसे एक ऐसे देश के तौर पर देखा गया जो इस्लाम के खिलाफ पश्चिम की लड़ाई में सबसे आगे है। 7 जनवरी को हुआ हमला अचानक नहीं था। बीते एक महीने में नांत, तूर और दीजिया में छिटपुट हमले हो चुके थे। बीते साल जून में मार्से में पुलिस ने एक चरमपंथी को मशीन गन के साथ गिरफ्तार किया था। इसी व्यक्ति ने इससे पहले ब्रसल्स में 4 लोगों की हत्या की थी। क्रिसमस के दौरान फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, लेकिन इससे हमलावर नहीं रुके। शार्ली एब्दो ने हर प्रमुख धर्म का मजाक उड़ाया है। पत्रिका से कुछ लोगों की नजरों में भड़काऊ लगने वाले कार्टूनों का तेवर नरम करने के अनुरोध किए गए थे, मगर उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसा करने से मना कर दिया। पत्रिका पर 2011 में हमला हुआ था और वो अलकायदा के निशाने पर भी थी। फ्रांस को सीरिया जाने वाले और वहां से लौटने वाले जिहादियों से भी समस्या है। इस्लामिक स्टेट की ओर से लड़ने वाले नागरिकों में किसी भी यूरोपीय देश के मुकाबले फ्रांस के नागरिकों की संख्या ज्यादा है। हालांकि मुख्य धारा के मुसलमानों ने हमले की निंदा की है। इस्लाम मेरा धर्म है, लेकिन मैं मुसलमानों सहित पूरे यूरोप के समाज से ये कहूंगा कि वो ये बताएं कि इस्लाम की भी उतनी ही आलोचना की जा सकती है जितनी किसी दूसरे धर्म या राजनीतिक विचारधारा की। हम इस्लाम को आलोचना से अलग थलग नहीं रख सकते, खास तौर पर जबकि हमारा पवित्र ग्रंथ दूसरे सभी धर्मों की आलोचना करता है। पेरिस हमले में 2008 के मुंबई हमले की झलक भी दिखती है। एक बार फिर हथियारबंद चरमपंथियों के एक छोटे से गुट ने एक शहर के ठीक बीचों बीच कहर बरपाया। एक बार फिर दुनिया भर की सरकारें खुद से ये सवाल पूछेंगी कि ऐसे हमले कैसे रोके जाएं। बीबीसी रिपोर्ट। पेरिस में हुए हमले के विरोध में और अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में पूरी दुनिया में सभाएं की गई हैं। फ्रांस की मुख्यधारा के मुसलमानों का मानना है कि हमलावरों ने फ्रांस और वहां रहने वाले लाखों मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इस बात पर भी चिंता जताई जा रही है कि यह हमला सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दे सकता है। पेरिस के प्लास डे ला रिपब्लिक चौराहे पर जुटे लोग जो हुआ उससे स्तब्ध हैं, मगर ये भी जाहिर करना चाहते हैं कि वे टूटेंगे नहीं। फ्रांसीसी गणतंत्र के इस मशहूर सभा स्थल पर जमा हुए लोग धर्म के नाम पर हुई हिंसा से बेहद नाराज हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें लगता है कि वे इस्लाम का बदला ले रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा हुआ है। उन्होंने फ्रांस के मुसलमानों और फ्रांस को नुकसान पहुंचाया है। फ्रांस की क्रांति के बाद से ही अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र के केंद्र में रही है और ये लोग उसी के समर्थन में यहाँ जमा हुए हैं। पास्कल टोर्नियर पत्रकार हैं। इनके एक दोस्त इस हमले में बाल बाल बचे हैं। फ्रांस में इस्लामोफोबिया का माहौल है। यहाँ एकता की जरूरत है। राजनेताओं को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।
फ्रांस में लाखों की संख्या में मुसलमान रहते हैं। इनमें से कई फ्रांसीसी समाज का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इस्लाम की भूमिका को लेकर हाल के वर्षों में यहाँ तनाव बढ़ा है। साथ ही अरब दुनिया को लेकर फ्रांस की नीतियों ने कई युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ा है। हालांकि कई मुसलमान इससे इत्तेफाक नहीं रखते। चरमपंथ हमारी शिक्षा और परंपरा का हिस्सा नहीं है। हमारा धर्म शांति और प्रेम की सीख देता है। एक दशक पहले जब लंदन पर इस्लामिक चरमपंथ का हमला हुआ था तो राजनीतिक और धार्मिक नेताओं और आम लोगों ने सांप्रदायिक विभाजन रोकने की भरपूर कोशिश की थी। फ्रांस में सांप्रदायिक एकता की जरूरत आज सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। BBC रिपोर्ट। फ्रांस की पत्रिका शार्ली एब्डो पर हुए हमले के विरोध में दुनिया भर के कई मशहूर कार्टूनिस्टों ने अपनी भावनाओं को कागज पर उकेरा है। देखिए कुछ कार्टून। ग्लोबल इंडिया में आगे, दिल पर छुरी चलाते रोबोट डॉक्टर। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मैं हूं अनुराग शर्मा। दुनिया भर में बसे भारतीयों को भारत के करीब लाने के मकसद से प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया गया था। इस साल ये खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के 100 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन क्या यह कार्यक्रम अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है या सिर्फ सरकारी मेला बनकर रह गया है? लंदन में बसा भारत, परदेश में प्रवासी भारतीयों के भारत का एक चेहरा जो इतना महत्व रखता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन साड़ी में सजी अपनी पत्नी सामंथा कैमरन के साथ ऐसे भारतीयों के मंदिर में शीश नवाते हैं। दुनिया में ऐसे कोई 2.5 करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीय बसे हैं। ऐसे ही प्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा सालाना उत्सव है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो 3 दिन का समारोह है। ये सिलसिला 2003 से चल रहा है। 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी इसी दिन 21 सालों के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 13वें भारतीय प्रवासी दिवस पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से भारत में पैदा हुए अवसरों पर ध्यान देने का आह्वान किया। हमारे पूर्वज गए थे संभावनाओं को तलाशने के लिए, अब भारत की धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार है। मगर सम्मेलन में आए प्रवासी कहते हैं सम्मेलन का उद्देश्य साफ नहीं। जब से ये प्रोग्राम मैंने अटेंड करना शुरू किया, मैंने हर बार तब मतलब जो भी मंत्री रहा है या जो भी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के रहे हैं उनसे पूछा है कि इस प्रोग्राम का मेन औचित्य क्या है। क्या भारत अपनी बातें भारतवासियों जो भारतीय प्रवासी भारतीय उनके सामने रखना चाहता है या उनकी बातें सुनना चाहता है, और इसका अब तक मुझे क्लियर आंसर कहीं से नहीं मिला है। पिछले सम्मेलनों से जुड़े आयोजकों को भी सम्मेलन की सार्थकता पर संदेह है। ये ऐसे कोई भी जो एक दिवसीय या कुछ घंटों के जो इवेंट्स होते हैं, ये अपने आप में एक तरह से मेरे ख्याल में बेमाने होते हैं जब तक इनका फॉलो अप ना किया जाए और जब तक इनकी प्रिपरेशन इनकी ना हो। और इनका जो शुरुआत जो उसकी हुई थी वो ये था कि भारतीय जो प्रवासी भारतीय हैं उनको ये दिखाना कि
उनकी जो मातृभूमि है वो उनका ख्याल कर रही है, उनका विचार कर रही है। तो वो आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से ये चीज़ें सब हो जाती हैं, मगर उनकी शिकायतें वैसे ही बनी रहती हैं। तो मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ कि ऐसी कोई भी सिंबॉलिक इवेंट से कोई किसी मसले का हल निकले, ये मेरे जहन में ये बात साफ नहीं है। वैसे भारत की नई सरकार के मुखिया ने प्रवासी भारतीयों से संबंधों में नई ऊर्जा डालने की कोशिश की है। देखना यह है कि ये कोशिशें उसे किस ऊंचाई तक ले जा पाती हैं। बीबीसी रिपोर्ट। तो महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन क्यों होता है? क्या उसका उद्देश्य या लक्ष्य स्पष्ट है? ये जानने के लिए अपूर्व कृष्ण ने यहां लंदन में बात की ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड भिखु पारेख से, जो पिछले कई प्रवासी सम्मेलनों में हिस्सा ले चुके हैं। मेरे ख्याल में उसके कोई लक्ष्य जो है वो निश्चित है, वो अच्छा है। मगर कई डायरेक्शंस ऐसी है जिसमें लक्ष्य मुझे दिखाई नहीं देता। पहली बात तो ये है कि इसका एक लक्ष्य ये है कि प्रवासी भारतीय हिंदुस्तान में जाके इन्वेस्ट करें। अच्छी बातें होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य ये लग रहा है कि प्रवासी भारतीय हिंदुस्तान से दिलचस्पी रखें, वो भी लक्ष्य अच्छा है। मगर उसके बाद क्या करना है? तो मेरे ख्याल से दो लक्ष्य और हैं। पहली बात तो है कि भारत में जो हो रहा है वो प्रवासी भारतीयों को समझाने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि भी प्रवासी भारतीय जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही जाएंगे वहाँ। सबके पास तो पैसे नहीं है। अगर प्रवासी भारतीय को देखें तो सब मिला के 44 कंट्रीज़ के अंदर हम लोग ठहरे हुए हैं, और उसमें से करीबन 26-27 देश ऐसे हैं जिसमें हमारी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। मगर उसमें से सिर्फ दो या तीन ही देश ऐसे हैं जिसमें पैसे वाले भारतीय हैं। अमेरिका को लीजिए, कहीं कम से ब्रिटेन को लीजिए, या तो कनाडा भी इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं है। तो ये बाकी के प्रवासी हैं, तो उनका हिंदुस्तान में कोई योगदान नहीं है। 3 दिन का सम्मेलन क्या यही काफ़ी है, या आपको लगता है कि बात कुछ उसके भी इतर होनी चाहिए? दो सवाल हैं। 3 दिन के बाद क्या और उसके पहले क्या? तो मैं ये कह रहा था कि उसके बाद और उसके पहले एक बड़ा प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें प्रवासी भारतीयों और हिंदुस्तान के साथ इतना नज़दीक का ताल्लुकात बनाया जाए कि प्रवासी भारतीय अपने को प्रवासी न समझे। तो ये जो है पूरे साल में होना चाहिए, सिर्फ 3 दिन नहीं। और दूसरी बात है कि 3 दिन जब प्रवासी भारतीय होता है तो दिन में क्या होता है? आपके पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आवे, भाषण करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या? तो मेरे ख्याल से भारत सरकार की और प्रवासी भारतीयों की एक जॉइंट कमेटी होनी चाहिए, 8-10-15 आदमियों की, जो मिलके कहें कि हम इस साल इस प्रवासी भारतीय दिवस को क्या ओरिएंटेशन देंगे। और लॉर्ड पारेख, मेरा अंतिम सवाल कि जो NRI लोग, जो प्रवासी भारतीय हैं और भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या इस बात की पहचान हो सकी है कि NRI लोग भारत के लिए क्या कर सकते हैं? ये मत मानिए कि हर प्रवासी भारतीय हिंदुस्तान के लिए मरने की तमन्ना रखता है। 30-35% लोग होंगे जिनको भारत की कोई चिंता नहीं है। 10% लोग होंगे वो भारत से भाग के आए हुए, कहते हैं भाई ये देश को तो हम भाग के आए, यहाँ रहने दो आराम से, फिर क्या वहाँ बुला रहे हो। और नई जनरेशन जो यहाँ पैदा हुई है उससे भारत से कोई संबंध नहीं है। आपको 40-50% लोग मिलेंगे जिनको भारत के लिए कुछ करना है। पहली बात हुई है, तो उनको आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं भारत के लिए। जैसा कि मैंने कहा, ये विज्ञान में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट में, फिल्म में, हर चीज़ में आप उनको इन्वॉल्व करें। साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इन लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि भारत हमारे लिए क्या कर सकता है, क्योंकि एक पक्षी तो संबंध हो ही नहीं सकते। तो जब दोनों साइड एक दूसरे के लिए कुछ करती है, तब ऐसा संबंध बनता है जो सिर्फ प्रेम के ऊपर नहीं, अपने स्वार्थ के ऊपर निर्भर हो। और किसी संबंध में स्वार्थ और प्रेम दोनों चीज जरूरी है। ग्लोबल इंडिया में आगे, इंग्लैंड में मिले सैकड़ों साल पुराने हजारों सिक्के। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं अनुराग शर्मा। अस्पताल का बिस्तर और दिल पर छुरी चलाने वाला कोई डॉक्टर नहीं, रोबोट। यह अब कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। ब्रिटेन के कई अस्पतालों में अब रोबोट जटिल ऑपरेशन कर रहे हैं।
इन रोबोट से सर्जरी को लेकर लागत और सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों को इससे फायदा हो रहा है। Operation takes about 2 hours. ग्राहम को प्रोस्टेट कैंसर है। इसके लिए जो ऑपरेशन होता है वो सीधा साधा सा है, लेकिन ग्राहम पहली बार किसी ऑपरेशन थिएटर में है। मेरे लिए एक नया ही अनुभव होगा। नर्वस तो हूँ ही, चाहूंगा मैं सुरक्षित हाथों में रहूं। और वो हाथ सिर्फ सर्जन के ही नहीं होंगे, क्योंकि करीब 20 करोड़ रुपए में तैयार हुआ द विंची नाम का रोबोट भी अपना कमाल दिखाएगा। द विंची के हाथ रोगी के शरीर के अंदर जाकर ऑपरेशन करते हैं। हालांकि बाहर से सर्जनों के दक्ष हाथ ही द विंची को नियंत्रित करते रहेंगे। ये मशीन इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि हम सब कुछ साफ देख सकते हैं। हमारी कलाइयों से ये घूमता फिरता है और ऑपरेशन में काफी आसानी हो जाती है। इस रोबोट का इस्तेमाल किडनी ट्रांसप्लांट और दिल के ऑपरेशन के लिए भी हो रहा है। द विंची का आकार थोड़ा बड़ा है, लेकिन भविष्य में ऑपरेशन करने वाले रोबोट और भी छोटे होने वाले हैं। इंपीरियल कॉलेज में ये छात्र स्मार्ट यंत्र बना रहे हैं ताकि ऑपरेशन में रोबोट चलाने वाले डॉक्टर को और सुविधा हो। कुछ आलोचक कहते हैं कि ऐसी मशीनें महंगी होंगी और ये सुरक्षित भी नहीं हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि रोगियों को रोबोट वाले ऑपरेशन से काफी फायदा मिल रहा है। अब ग्राहम को ही ले लीजिए, 2 घंटे में ऑपरेशन हुआ और 24 घंटों में वो अपने घर में होंगे। BBC रिपोर्ट। कैसा है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वाला टीवी और 1 मिनट में कैसे होगा फोन चार्ज? तकनीक की दुनिया की खबरें क्लिक में। अमरीकी शहर लास वेगस में दुनिया के सबसे बड़े टेक शो में कंपनियों ने 2015 के बड़े लॉन्च के बारे में बताया। जापानी कंपनी शार्प ने 8K रेजोल्यूशन वाला अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी पेश किया, जो साल के अंत तक बाजार में आ जाएगा। इस टीवी पर बिना चश्मे के 3D फिल्में देखी जा सकेंगी। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस्राएली कंपनी स्टोर डॉट ने एक ऐसा चार्जर बनाया है जो आपके फोन को 1 मिनट के भीतर चार्ज कर देगा। कंपनी का कहना है कि बैटरी रिचार्जिंग की दुनिया में ये एक क्रांति है। स्टोर डॉट का इरादा अब इलेक्ट्रिक कारों को भी घंटों के बजाय मिनटों में रिचार्ज करने का है। ऑडी ऐसी घड़ी बनाने जा रहा है जो कार से बात कर सकेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि ये घड़ी इंजन को नियंत्रित कर सकेगी या नहीं, लेकिन कंपनी का कहना है कि इससे कार को लॉक किया जा सकेगा और दूर से गाड़ी का तापमान नियंत्रित करने जैसे काम किए जा सकेंगे। इस बीच BMW ने कुछ ऐसी ही मिलती जुलती चीज बनाई है जो ऐप से चलती है। LG का मानना है कि जो बात टीवी के मामले में सही है उसे फोन पर भी आजमाया जा सकता है। कंपनी ने फ्लेक्स रेंज फोन्स को अपग्रेड कर फ्लेक्स 2 लॉन्च किया है, जो फोन पर लगे स्क्रैच और डेंट्स को कुछ ही सेकंड्स में ठीक कर सकता है और फोन का कर्व फेस ज्यादा मजबूत भी किया गया है। इंग्लैंड में बड़ी तादाद में प्राचीन सिक्के मिले हैं। 900 साल पुराने ये सिक्के एक मेटल डिटेक्टर की मदद से खोजे गए। माना जा रहा है कि इनकी कीमत करीब 10 लाख पाउंड है। इंग्लैंड में बकिंघमशायर के पास कुछ शौकिया खोजी ऐसी ही जमीन में दबी सदियों पुरानी चीजें खोज रहे थे जब उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी। पॉल कोलमन को एहसास हुआ कि उन्होंने कोई गजब की चीज ढूंढ निकाली है। मुझे एक चमचमाती हुई चीज दिखी। हालांकि काफी अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसमें मुझे आसमान की झलक दिखी। मुझे तभी लग गया कि ये एक सिक्का है। मैं झुका तो देखा और भी सिक्के हैं। थोड़ी देर में ये साफ हो गया कि ये सिक्के सिर्फ मुट्ठी भर नहीं है। वे परतों में दबे हुए थे और अच्छी हालत में थे। पहले खुदाई में कुछ सिक्के निकले, फिर सैकड़ों और आखिर में पता लगा वहां 5000 से भी ज्यादा सिक्के दबे थे। स्थानीय म्यूजियम में इस तरह के कुछ सिक्के पहले से ही मौजूद हैं। म्यूजियम के सिक्के उस जगह से कुछ ही मील की दूरी पर मिले थे जहां से पॉल को सिक्के हासिल हुए। ये सिक्के उत्तर एंग्लो सैक्सन काल के हैं। जिन 2 राजाओं की पहचान हुई है उनका काल 1000 ईस्वी के बाद का माना जाता है। सिक्के और साफ होने पर स्थिति स्पष्ट होगी। ये सिक्के अभी लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखे गए हैं। एक न्यायिक अधिकारी अब फैसला करेगा कि इस खोज को खजाना समझा जाए या नहीं। सिक्कों की कीमत 10 लाख पाउंड यानी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है।
सिक्के शायद किसी म्यूजियम को बेचे जाएंगे और बिक्री से मिलने वाली रकम को खोजने वाले और जमीन के मालिक के बीच में बांट दिया जाएगा। बीबीसी रिपोर्ट। वेनिस, इस्तांबुल और बर्लिन, इन तीनों शहरों में कई महीनों तक चलने वाली प्रदर्शनियां लगती रही हैं। भारत के कोची में भी दूसरी बार ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। इस प्रदर्शनी पर हुए खर्च को कुछ लोग गलत बताते हैं, वहीं कुछ का मानना है कि यह कला को बढ़ावा देने का बेहतरीन जरिया है। खूबसूरत नजारे, आवाज और शब्दों का लुभावना संगम। भारत के कोच्चि शहर में चल रहे इस अनूठे कला उत्सव में भारत समेत दुनिया भर के कई नामी कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं। युवा भारतीय कलाकार सहेज रहाल कहते हैं कि कोच्चि उत्सव का हिस्सा बनना उनके जैसे कलाकारों के लिए एक बेहतर मौका है। कला की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को किसी तरह की संस्थागत सहायता नहीं मिलती है। यहाँ आना मेरे लिए खास है। यहाँ मुझे उन कलाकारों से मिलने का मौका मिला जो मेरे हीरो रहे हैं। कला का ये महा उत्सव बहुत आसानी से आयोजित हुआ हो ऐसा नहीं है। इसके आयोजन में 24 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। ये लागत 2 साल पहले हुए उत्सव से 60% ज्यादा है। इस तरह के किसी प्रोजेक्ट का चलते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये असफल होता है तो इसका गलत संदेश जाएगा। ये प्रोजेक्ट ये दिखाता है कि इसे कितनी दिक्कतों के साथ चलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास बुनियादी ढांचा शून्य है। ऐसा लगता है कि हर कोई इस तरह की कला प्रदर्शनी से इत्तेफाक भी नहीं रखता। कई दूसरे कलाकार इसे फिजूल खर्ची कहते हैं। ये केरल के कलाकारों की मदद नहीं करता है। मुझ जैसे लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ अमीरों और करोड़पतियों के लिए है। पर ऐसा नहीं है कि कोच्चि केवल पैसे वालों की मनपसंद जगह है। प्राकृतिक सुंदरता वाला ये शहर काफी पहले से पर्यटकों को लुभाता रहा है। यही वजह है कि इस उत्सव के आयोजक अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को बुलाने और काम करने का मौका देने के अलावा वास्तुकारों के लिए ऐसा ही एक आयोजन शुरू करने की भी चर्चा चल रही है। बीबीसी रिपोर्ट। फिलहाल लंदन स्थित बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से अनुराग शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।